तो जैसे जान रहे हैं किस प्रकार से आचार संहिता जो है वो 5 राज्यों में प्रभावशील हो चुकी है और अब आचार संहिता के लगते ही जो पार्टी हैं वो अपने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिए हैं। परंतु आचार संहिता लगने का जो अगर पीछे की अगर हम बात कहें तो बहुत सारी चीजें होती है जिस पे प्रभाव पड़ता है। चाहे हम आम जनमानस की ज़िंदगी में अगर बात कहें, चाहे राजनीतिक हस्तियों की बात कहें, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जाता है। अगर हम बात करें बिलासपुर, रायपुर, मुंगेली क्षेत्रों में तो जो नेशनल हाईवेज़ हैं उन पर तो अब तक चेक पोस्ट नहीं लगाए गए हैं, परंतु जो राजकीय राजमार्ग हैं, जो एक जिले को दूसरे जिले से जो सड़कें जोड़ती हैं, उन सड़कों पर अब जो है चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और बहुत सारे चेक पोस्ट जो हैं अभी लगने बाकी हैं। फिलहाल की अगर बात कहें तो अब इन चेक पोस्टों में हर गाड़ी की डिक्की की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनसे बचाया जा सके। चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सामग्रियों से जुड़ा हुआ गतिविधि हो। इसी के मद्देनजर कांग्रेस, जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो लिस्ट है वो 85 लोगों का लिस्ट जो है वो पहले ही घोषित कर रखा है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी तक पत्ते नहीं खोली थी। उन पत्तों को अब खोला गया है। लगभग 30 लोगों का नाम कांग्रेस ने जारी किया है। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे बस्तर के बारे में और लोरमी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जहां से धर्मजीत सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा थे, लगातार जो थे उस क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार उनको तखतपुर जब दिया गया है तो तखतपुर से किस प्रकार के उनके बारे में बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक हस्तियां जो हैं, जो किसी भी प्रकार से चुनाव में या चुनाव के नतीजे हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं, यही वजह है कि उनकी जो गाड़ियां होती हैं या उनके जो भी पद कहीं पर लिखा हुआ होता है, होर्डिंग होते हैं, बैनर पोस्टर होते हैं बगैर अनुमति के, वो अब इस आचार संहिता में नहीं लगा सकते। में लगे हुए जो नंबर प्लेट है उनको निकाला जाता है। लेकिन भी व्यक्ति या जो भी संगठन हो, भी समिति हो, लगातार जो अनवरत ली गई मीटिंग है, इन सभी मीटिंगों में जानकारी दी गई है, परंतु फिर भी हाल ही में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको आज तक इस बारे में जानकारी नहीं है और वो गाहे बगाहे, चाहे अनचाहे और जाने लोगों को परेशान करते हैं, मीडिया प्रतिनिधियों को परेशान करते हैं। जो तो ऐसे लोगों को भी लगे को जो आचार संहिता लगने के बाद एक स्वस्थ चुनाव कराने के लिए जो भरसक प्रयासरत हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की और आवश्यकता है। बहरहाल जब लिस्टों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर से पाटन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग सांसद विजय बघेल जो है उनका नाम पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया अपने उम्मीदवार के रूप में। अब इस पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच सीधी टक्कर देखी जाएगी और बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, ये कहने और देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, राजस्थान में जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, एमपी की अगर ओपिनियन पोल की अगर बात कहें तो वहां पर जो कांग्रेस है वो लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पाटन जो विधानसभा क्षेत्र है वो लगातार सुर्खियों में है। तो पाटन विधानसभा जो है वहां पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और क्यों बनी हुई है ये मैंने आपको बताया किस प्रकार इस विधान से कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय बघेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों उम्मीदवार रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं और यही वजह है कि यह जो सीट है वो खासा हाई प्रोफाइल जो है वो माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं, मैं चाह रहा था इस समाचार को थोड़ी और लेट से डालना, लेकिन चूंकि आज डालने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई इसलिए अभी आपके सामने डाल रहा हूं। देख सकते हैं सूरज ढलने वाला है, इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूंगा इस वीडियो को बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया जाए। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा में 66 सालों में हुए 14 चुनाव, 9 को मिला विधायक बनने का मौका। जी हाँ, जो लोरमी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर 9 लोगों को मौका मिला है वहां पर विधायक बनने का। 14 बार वहां पर चुनाव हुए हैं। लोरमी मतदाताओं ने 2 नेताओं को छोड़कर किसी को दोबारा मौका नहीं दिया है।
चुनकर उन्हें विधानसभा में नहीं भेजा है। तो 2 बार जिनको विधानसभा में भेजा गया वो कौन है? तो वो हैं धर्मजीत सिंह, जिनका नाम सर्वाधिक इस क्षेत्र में लिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों तो भी, चाहे वो जनता जोगी कांग्रेस में आए तो भी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो अब तो उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है, उनको भेज दिया गया है कहाँ? तखतपुर। इसलिए यह जो सीट है वो काफी जो है वो हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। और हाई प्रोफाइल इसलिए भी माना जा रहा है लोरमी जो विधानसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को यानी अरुण साव को मैदान पर उतारा है। मतलब समझिए कि डर कितना है भारतीय जनता पार्टी को। और उस डर की वजह से ही ऐसे जगहों पर, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इनकी जो स्थिति है काफी दयनीय नजर आ रही है, ऐसे जगहों पर इन्होंने अपने कद्दावर जो नेता हैं उनको इन्होंने सीधे सीधे चुनावी मैदान पर उतार दिया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि किस प्रकार से पिछला चुनाव जो था जोगी जनता कांग्रेस ने रिकॉर्ड मतों से वहां पर जीता था। और इसके साथ ही लोरमी विधानसभा में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा में जेसीसी या कहें जनता जोगी कांग्रेस ने तत्कालीन कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू से, कांग्रेस के सोनू चंद्राकर से भी था। इस चुनाव में धर्मजीत सिंह ने 25,553 वोटों से जीत हासिल की थी। सोच सकते हैं कितना बड़ा एक अंतर था। और उसके बाद धर्मजीत सिंह को तखतपुर क्षेत्र से उतारने की जो इनकी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो कितनी कारगर होगी, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही समझ में आएगा। इसके साथ ही अगर हम बात कहें कि किस प्रकार से बस्तर जो है, बस्तर जो संभाग है या कहें जो सरगुजा जो संभाग है, यह जो क्षेत्र है यह भी खासा जो है चुनाव को या कहें सरकार बनाने को प्रभावित करता है। और इसके मद्देनजर अगर बताएं तो बस्तर संभाग में पहली बार प्रत्याशी पार्टी से ज्यादा अहम हो गए हैं। जी हां, पार्टी से ज्यादा अहम हो गए हैं वहां के प्रत्याशी। राज्य की सत्ता का रास्ता बस्तर और सरगुजा संभाग से ही निकलता है। और यही वजह है कि अगले महीने होने जा रहे मतदान के पहले चरण में अगर हम बात कहें तो 7 नवंबर को जिन 20 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें बस्तर की 12 सीटें शामिल हैं। और बस्तरी की अगर बात कहें तो अभी देखिए अंधेरा हो चुका है। ये जो वीडियो है ज़्यादा बोझिल हो जाएगा, अंधेरे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही कोशिश करूँगा कि जो अभी आने वाला वीडियो है उसमें आपको बस्तर क्षेत्र के और मुंगेली क्षेत्र के डिटेल आपको दे सकूँ कि कौन-कौन यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, चाहे हम कांग्रेस की बात कहें या फिर आम आदमी पार्टी या फिर भीम आर्मी की बात कहें। भीम आर्मी कहाँ-कहाँ से अपने लोगों को मैदान पर उतार रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी ने भी घोषणा किया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। और तो उनके भी प्रत्याशी तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा भी अपने प्रत्याशियों के नामों की कुछ लोगों की घोषणा कर दी गई है। मुंगेली की अगर बात कहें तो यहाँ पर से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। और इसके साथ ही मुंगेली की अगर बात कहें तो इनके जो पूर्व प्रत्याशी थे उनको इस बार टिकट यहाँ से नहीं दिया गया है। और इस बार जो है नए प्रत्याशी पर आम आदमी पार्टी ने दांव लगाया है। और आम आदमी पार्टी में एक तीसरा जो तबका है या तीसरा जो खेमा है उसको संभाली हुई है आम आदमी पार्टी। लगातार गांव-गांव, गली-गली में सभाएं कर रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं और अपनी गारंटी जो केजरीवाल की 10 गारंटियां हैं उन गारंटियों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो इस चुनाव में या इस दौरान इस विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कितनी बिसात जमाई हुई है और किस स्थिति में भीम आर्मी है और किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।